जय हिंद स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को, जो अक्सर प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी इसका इक्वल वेटेज है। तो कुछ थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, रोल्स देखेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन हुआ, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें उससे रिलेटेड पूछी जा सकती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कवर करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस में कौन से होते हैं, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है वो क्या होते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स और रिस्क मैनेजमेंट हम किस चीज को कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस और सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, राइट। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इवन करंट में अभी एट प्रेजेंट जो है वो जैसे कि क्या क्या चीजें जो है वो चल रही है, और कुछ सालों में जो है वो क्या इंटरनेशनल फाइनेंस में डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, है ना। फिर इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डेट क्राइसिस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस ग्लोबल फाइनेंस में क्या है, ग्लोबल ट्रेड टेंशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स किस प्रकार से चल रहे हैं, इंडिया का क्या रोल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंस में, है ना। तो ये पूरी चीज हम लोग जो है वो कवर अप जो है वो करेंगे, काफी ज्यादा जो है वो डिटेल में, राइट। तो एक और ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी सीरीज जो है वो चल रही है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के। उसकी ये सीरीज है जिसका ये पहला टॉपिक हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको ज्वाइन करना है हमें, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी कि एक नंबर दिया होगा व्हाट्सएप का, 9713282838। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा कि आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जहां पर हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं। और भी काफी सारी चीजें जो है वो वहां पर आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर प्रोवाइड की जाती है। इवन करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और काफी सारी चीजों के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से चीजें जो है वो ग्रैप्स कर सकें, आसानी से चीजें जो है वो आप नोट डाउन जो है वो कर सकें, टेक डाउन जो है वो कर सकें, और लॉन्ग टर्म तक जो है वो उसको याद रख सकें। चलिए, एनीवेज मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे टॉपिक्स को। बहुत ध्यान से जो है वो आपको जो है वो सुनना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ध्यान से पूरे टॉपिक को समझना। इस टॉपिक को समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस और इंटरनेशनल फाइनेंस का बहुत गहरा रिश्ता है। पूरे दुनिया भर में शासन चलता है, और इंटरनेशनल जो फाइनेंस है उसका पूरा रिश्ता है, क्योंकि हर एक चीज जो है वो पैसों के आधार पर जो है वो चलती है, रिलेशंस बनते हैं पैसों के आधार पर, राइट। ट्रेड होता है, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज के बीच में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होते हैं और उनका क्या रोल है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग कंट्रीज मिलके बनाती हैं, ताकि पूरे दुनिया भर के मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली इंटरनेशनल पीस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, इकोनॉमिक कॉपरेशन, मतलब कि आर्थिक भागीदारी, और ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को प्रमोट करते हैं। पहला पॉइंट तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। इनको जो है वो कंट्रीज जो है वो बनाती हैं, ट्रीटीज के थ्रू, एग्रीमेंट्स के थ्रू जो है ये कंट्रीज ज्वाइन करती हैं, जिससे कि पूरे दुनिया भर में शांति, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स, ऐसे मुद्दे जो है वो रिजॉल्व किए जा सके बातचीत करके। अब देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन जनरली दो कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। एक है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जहां पर मेंबरशिप जो है वो कंट्रीज लेती है, यानी कि सॉवरेन कंट्रीज मेंबरशिप लेती है, मेंबर बनती है, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आशियान कंट्रीज की। एक होता है दूसरा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि इसके ऊपर किसी प्रकार से गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। जैसे रेड क्रॉस हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ। एक बार यूपीएससी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से बताइए कि कौन सा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन जो है वो आ गया था, नहीं, ऐसा पूछा गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहां तक बातें आपकी जो है वो समझ में आई, तो आइए हम जो है वो सबसे पहले जो है वो बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनना इस पूरे टॉपिक को। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन होता है। पहली चीज तो, तीन चीजें आप समझिए।
पहला पॉइंट, इसका मेन उद्देश्य क्या है? पूरे दुनिया भर में शांति बरकरार रखना, सिक्योरिटी बरकरार रखना और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसके मेन ऑर्गन्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि जनरल असेंबली, हर मेंबर कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है और सब मिलकर मुद्दे को डिस्कस करते हैं जनरल असेंबली में। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट होती है ना, लोकसभा, वैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली होती है। ऐसे ही यहां पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जिसमें 15 मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर है, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूके, रशिया, यूएस, फ्रांस, चाइना, यूके, रशिया, यूएस, फ्रांस, चाइना, तो ये 5 जो कंट्रीज हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, कि ये 5 कंट्री में से कोई भी एक मेंबर अगर बोल रहा है कि ये डिसीजन नहीं ले, यानी कि वो सहमत नहीं है इस डिसीजन से, तो वो डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाता है। यानी कि किसी चीज पर बातचीत चल रही है, तो इसमें फॉर एग्जांपल कि 4 मेंबर्स बोल रहे हैं कि यार अपन एक काम करते हैं, प्रोसीड करते हैं इस चीज पे, यानी कि इस चीज पर अपन लागू करते हैं, ये डिसीजन मानते हैं। और अगर 4 कंट्रीज हाँ बोल रही है और 5वीं कंट्रीज मना कर रही है, तो वो डिसीजन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि पांचों की पांचों कंट्रीज की सहमति होती है, वरना फिर वो वीटो लगा देते हैं। अपना वीटो की यही खासियत होती है। और 10 इलेक्टेड मेंबर्स हम लोग को जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं, राइट, नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो टोटल इसमें 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ऐसे ही इसका एक और ऑर्गन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, राइट। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये काउंसिल इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, यानी कि जितने भी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे जो होते हैं ना, उसको सॉल्व करने का काम करता है। ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जितने भी लीगल जो मुद्दे होते हैं उसके लिए ये आईसीजे जो है वो काम करती है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो इंडिया काफी टाइम से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो है वो काम, मतलब फोकस कर रही है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप जो है वो मिल जाए। और ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल सके। इवन इसमें हम लोग को एक सेक्रेटेरिएट भी जो है वो देखने को मिलता है, राइट, जिस जो कि डे टू डे वर्क जो है वो करता है यूनाइटेड नेशन का। तो ये इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और भी काफी सारी इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीटो पावर को लेकर ही है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको जो है वो बताया। ठीक है, और इंडिया बहुत समय से जो है वो टारगेट कर रही है कि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज को जो है, पुअर और मिडिल इनकम कंट्रीज को जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, ग्रो कर सकें। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दो बैंक्स मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। आईबीआरडी जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराती है, और आईडी जो है वो सबसे गरीब कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनरली ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, राइट। वर्ल्ड बैंक, लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक सिंगल बैंक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसके उसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये गरीब, यानी कि दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करा रही है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए इसका एक ऑर्गेन आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं ना हम लोग, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतने सारे बैंक का ग्रुप है। फिर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से बताइए कि कौन से वर्ल्ड बैंक के ग्रुप है। तो ये जो मीगा जो है ये प्रोवाइड कराता है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहेंसमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो फोकस करती है गरीबी मिटाने के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर। इन ये इंपॉर्टेंट एरियाज जिन पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कराती है। वर्ल्ड बैंक के बॉन्ड्स भी होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं। बॉन्ड्स पता होगा आपको, बॉन्ड्स जो होता है एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये कंपनी जो है वो जारी करती है बेसिकली, या गवर्नमेंट भी जो है वो जारी करती है सॉवरेन बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं, फंड्स उठाने के लिए मार्केट से। तो वर्ल्ड बैंक के भी बॉन्ड्स होते हैं जो उसका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। डीपीएफ, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, ये पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, राइट।
कि पॉलिसी में जो है वो सुधार लाया जाए। तो ये हो गई वर्ल्ड बैंक की कुछ बातचीत जिससे रिलेटेड आपको चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरे दुनिया भर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और मेंबर कंट्रीज को हेल्प करना फाइनेंशियली, ये इसका काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का। समझ रहे हो, जब हमारी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में उलझ गई थी, आपको पता होगा 1980s के दशक में, फिर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। किसी को पता है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना। तो उस समय हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस गए थे, तो उस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है वो हमें लोन प्रोवाइड किया, क्योंकि ये पूरे दुनिया भर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करती है और मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करती है। इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिजर्व एसेट है जो कंट्रीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है जब उन्हें फंड्स की जरूरत होती है। मतलब कि सिंपल शब्दों में, ये कुछ जमा राशि होती है कंट्री की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, जब और उसके बेसिस पर उसको कंट्री को पॉइंट्स मिलते हैं, और ये बेसिकली आपस में एक दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे कि उनको फंड्स जो है वो मिल सके, राइट, जरूरत पड़ने पर। तो ये क्या है? रिजर्व एसेट है। मतलब ये समझ के रखो कि जमा हुई राशि है जिसके टोकन्स होते हैं कंट्रीज के पास, और जब भी कंट्रीज को आवश्यकता पड़ती है पैसों की, तो वो अपने टोकन्स को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं और उनको पैसा मिल जाता है जरूरत पड़ने पर। जब भी उन्हें फंड्स की जरूरत होती है तो स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो कंट्री जो है वो रिलीज करती है। तो ये एक प्रकार का कोटा भी रहता है जो अपन बात करेंगे। तो हमने क्या देखा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये पूरे दुनिया भर में स्टेबिलिटी पर फोकस जो है वो करती है। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक गवर्नर होता है हर एक मेंबर कंट्री का, और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होते हैं वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग पर काम करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट हमने देखा था, वैसे ही इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है कंट्री को, जो कंट्री क्राइसिस में पड़ जाती है, जैसे हम पड़े थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में। फिर मॉनिटर करती है कि पूरे दुनिया भर में क्या स्थिति चल रही है, कंट्री जो है वो उसका फाइनेंशियल स्थिति जो है वो क्या है, तो उसको ये पूरी तरह से मॉनिटर करती है। फिर ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है कंट्रीज को, राइट, जिससे कि वो कंट्री ग्रो कर सके इकोनॉमिकली। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक रिजर्व एसेट्स होते हैं, कि एक कंट्री को जब भी आवश्यकता पड़ती है तो कंट्री जो है वो उसको निकाल सकती है, राइट। तो ये आईएमएफ का कोटा होता है, कोटा के ऊपर आधारित होता है कंट्री, मतलब कितना पैसा वो कंट्री जो है वो डाल रही है, उस आधार पर इनको कोटा एलोकेट जो है वो किया जाता है। ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम होता है, और जितने भी व्यापार से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, शिकायतें होती हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो जाकर रिजॉल्व होती हैं। मतलब ये मान के चलो कि जैसे कि ट्रेड, व्यापार के मामले, व्यापार का कोर्ट है ये, है ना, कोर्ट, न्यायालय है जो गाइडलाइन बनाएगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, और जितने भी मुद्दे होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सेटल भी करेगा। अब इसके मेन फंक्शन क्या है कि ट्रेड नेगोशिएशन और एग्रीमेंट को मजबूत करना, कि भाई ट्रेड जो है वो आसानी से हो सके, आपस में कंट्रीज के बीच में किसी भी प्रकार के व्यापार को लेकर बैरियर्स ना हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो बात करते हैं, राइट, कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की, इसके बाद, बट उससे पहले एक मिनट रुक जाओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमने देखा इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाने का काम होता है इसका, आपस में कंट्रीज के बीच में जो भी मुद्दे होते हैं उसको रिजॉल्व करती है ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहां पर कंट्रीज आकर, जैसे कोर्ट होता है ना, न्यायालय होता है, आप न्यायालय में जाकर अपने विवाद को रिजॉल्व कर सकते हो, वैसे ये इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड का न्यायालय है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का काम करती है कि ट्रेड पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट रहे। और अभी रिसेंटली देखो ट्रेड वॉर चला था चाइना और यूएसए के बीच में, शायद आपको पता होगा, ठीक है। और अभी तो इसको काफी ज्यादा आलोचना भी इसकी की जाती कि ये ढंग से जो है वो काम नहीं कर रही है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स पर फोकस नहीं कर रही है। तो ये एक पार्ट हमने जो है गाइस कवर किया। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गाइस और भी बहुत सारे हैं, दैट डजंट मीन कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टॉपिक अभी फिनिश हो गया है। ये एक छोटा सा पोर्शन हमने कवर अप किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने किया क्या है अभी एट प्रेजेंट, कि हमने पिछले 10 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया। उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, एसडीआर का टॉपिक आ रहा है, आईएमएफ का टॉपिक आ रहा है, राइट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं, राइट, प्रीवियस ईयर्स में यूनाइटेड नेशन
से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया गाइस, उसका बेसिकली आपके लिए एक अलग से सिंप्लीफाई करके नोट्स तैयार कर दिए कि जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो और आपको परेशान होने की जरूरत ना हो, आपको एक ही जगह पर सभी चीज मिल जाए, तो उसके लिए हमने आपके लिए चीजें कर दी है आसान। और अभी भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आशियान हुआ, सार्क हुआ, उन सब चीजों के बारे में हम कवर करेंगे, राइट। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं, राइट। एक एक ग्रुप में बनते हैं कुछ टॉपिक, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के टॉपिक्स। तो उसको एक अलग कैटेगरी में हमने जो है वो रखा हुआ है, राइट। फिर आगे चल के जब फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, तब हम और भी दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्वाड कवर करेंगे, राइट। ए यूके यूएस जो है वो कवर करेंगे, इस तरीके के आशियान कवर करेंगे, बिम्स्टेक कवर करेंगे, जिसके साथ इंडिया का रिलेशन है वो सब, है ना। तो अब ये बिल्कुल ये मत सोचना कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इतने से ही है, नहीं। ये एक ग्रुप है, ये एक कैटेगरी है जिनको एक बार में एक साथ जो है वो पढ़ा जाता है। तो वो मैंने आपके लिए अलग से चीजें आसान कर दी हैं। और इसीलिए आपको मैं कहूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम बैच को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके। आप व्हाट्सएप 9713282838 इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको जो है वो लिंक मिलेगी, और वहां पर प्रॉपर तरीके से इसके पूरे नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी, और आपको डे टू डे अपडेट जो है वो किया जाएगा हर एक चीज के बारे में। आपकी प्रिपरेशन में एक फ्लो जो है वो लाया जाएगा। तो इस पर जो है वो अब काम चल रहा है, तो आप ज्वाइन करें और बढ़िया अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्मूथ करें। अब सुनो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग को इंटरनेशनल फाइनेंस में कौन से देखने को मिलते हैं, आइए अब इस टॉपिक पर जो है वो जोर डालेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो इंटरनेशनल फाइनेंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला करेंसी एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स मार्केट, ये आपने नाम सुना होगा। फॉरेक्स मार्केट में करेंसी ट्रेड होती है, जिसमें कंट्रीज अपनी करेंसी एक्सचेंज करती हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूरोस, रुपीज, आईएनआर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। कि रुपीज देकर डॉलर जो है वो ले लिया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी किसी फॉरेन ट्रिप में जाते होगे, या अभी जाओगे इन फ्यूचर, है ना, ओवरसीज ट्रिप वगैरह पे, फॉरेन ट्रिप पे, डिप्लोमेट ट्रिप पे, यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो हो सकता है कि आपको कई बार इंटरनेशनल ट्रिप पे भेजा जाए, है ना। तब आप वेस्टर्न एक्सचेंज से जो है वो क्या करोगे, अपने मनी जो है वो फॉरेक्स करेंसी जो है वो एक्सचेंज करोगे, इंडियन रुपीस देकर डॉलर जो है वो लोगे, है ना। तो ये चीज करते हैं, यहां पर होता है ये। तो वही चीज है करेंसी एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट क्या है, पूरे दुनिया भर का मार्केट प्लेस नेशनल करेंसीज को एक्सचेंज करने का। ये लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है पूरे दुनिया भर का। इसमें सेंट्रल बैंक, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ट्रेडर्स, ये पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शन पे, है ना। ये तीन चीज ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाना, और करेंसी का रिस्क नहीं होना चाहिए, यानी कि जेब में अगर आपके पास इंडियन करेंसी है, तो और अगर आप किसी दूसरी कंट्री में है, तो आप उसको इजीली एक्सचेंज करा सकते हैं। कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी कंट्री में एक्सचेंज करने के ऑप्शंस होते हैं, करेंसी एक्सचेंज करने के। और इसीलिए इसको जो है वो हर जगह अवेलेबल कराया गया है, जिससे कि करेंसी की प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, इतना स्मूथ सिस्टम जो है वो काम करे। तो ये लिखा है ना कि स्मूथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इंश्योर करने के लिए फॉरेक्स मार्केट बनाया गया, तैयार किया गया, है ना। और ग्लोबल ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए। अब देखो एसडीआर का टॉपिक फिर से जो है वो आ गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आईएमएफ के द्वारा इशू किए जाते हैं, ये पहला पॉइंट। और ये रिजर्व एसेट होते हैं। कंट्रीज इन एसडीआर को फ्रीली यूजेबल करेंसीज में कन्वर्ट कर सकती हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है, तो राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एसडीआर क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंटरनेशनल, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एसडीआर। ये फाइनेंशियल, आईएमएफ में तो हमने पढ़ा ही थोड़ा सा, बट आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी एसडीआर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये मान के चलो, ये कंट्री का टोकन है। कंट्री ने अपने पैसे रखवाकर टोकन ले ली, और जब जरूरत पड़ेगी तब वो टोकन देकर कंट्री जो है वो क्या करेगी, पैसे जो है वो कन्वर्ट करा लेगी। तो एसडीआर जो है टोकन से मान के चलिएगा आप। तो ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ क्रिएट करती है, और इसको मेंबर कंट्रीज को एलोकेट किए जाते हैं उनके आईएमएफ कोटास के अकॉर्डिंग। एसडीआर जो है वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसीज, जैसे कि आप डॉलर्स में, यूरोज में एसडीआर को कन्वर्ट कर सकते हो। कोविड 19 के समय पर एसडीआर की मदद से जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को काफी हेल्प मिली थी। फिर ऐसे ही एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि सॉवरेन बॉन्ड होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, बॉन्ड्स मतलब
एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मार्केट से पैसा उठाने के लिए रिलीज किया जाता है। कि आप फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपको अगर अगर कंपनी में पैसों की आवश्यकता है तो आप क्या करोगे, अपनी कंपनी के बॉन्ड्स जारी करोगे जो लोग परचेज करेंगे। अच्छा, लोग क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि आप उस बॉन्ड पर इंटरेस्ट दोगे ना भाई लोगों को, इसलिए लोग परचेज करेंगे। द पॉइंट इज दैट सॉवरेन बॉन्ड मतलब कि सरकारी बॉन्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए उपयोग करती है, और ये बॉन्ड्स इन्वेस्टर को एक सर्टेन फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। मतलब कि देखो फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के शेयर खरीदोगे, तो कंपनी डूब गई तो शेयर की वैल्यू भी डूब जाएगी, बट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड्स बेसिकली इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, लोन है, इसलिए लिखा है बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट एक साथ बोला जाता है। ये लोन है एक प्रकार का। अब सॉवरेन बॉन्ड है तो उसको सरकार इशू कर रही है कैपिटल रेज करने के लिए, और ये बेसिकली लोकल करेंसी में भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल करेंसी में भी हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो उसमें ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि सॉवरेन बॉन्ड सिर्फ लोकल करेंसी में होंगे, तो वो स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों करेंसी में इशू किए जा सकते हैं। एक और चीज, अब रिस्क फैक्टर क्या है, क्रेडिट रिस्क है, लोन का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, एक्सचेंज रेट का भी कई बार रिस्क हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। पता लगा इंटरनेशनल करेंसी में मिल गया, अब उस करेंसी की ही वैल्यू जो है, इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई, तो गया ना खेल, गेम ओवर। तो ये रिस्क भी इसके अंदर रहता है, बट कंपेयर टू शेयर्स खरीदना इसका रिस्क जो है वो कम रहता है। बॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी जारी किए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, आईएमएफ भी बॉन्ड जो है वो जारी करती है ना। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में आप रखेंगे। अब ऐसी डेरिवेटिव्स, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी होती नहीं है, लोगों से पूछ लो, बच्चों से पूछो डेरिवेटिव्स क्या होता है। बॉन्ड बॉन्ड तो सब लोग बताते हैं, बट डेरिवेटिव्स में डब्बा गोल हो जाता है। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एसेट्स यानी कि स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटी के प्राइस पे बेस्ड होता है, ये डेरिवेटिव्स है। मतलब ये बोलते हैं कि मतलब हमारा जो प्राइस होगा वो उस फलाना स्टॉक के आधार पर होगा। एग्जांपल के तौर पर आने वाले समय में प्याज के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, उस अकॉर्डिंग चीजें आज डिसाइड होंगी। समझ रहे हो आप? तो ये होता है डेरिवेटिव्स, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी और की वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। जैसे बॉन्ड में हमने देखा, बॉन्ड बोल रहा है कि भाई हम आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देंगे हर साल, है ना, आपका 10% इंटरेस्ट रेट है हर साल, आपको जो है वो 10% फिक्स मिलेगा। बॉन्ड ये कह रहा है, बट डेरिवेटिव्स ये कह रहा है कि नहीं, हम इसको स्टॉक के साथ यानी कि किसी कंपनी के स्टॉक के साथ लिंक कर देंगे। कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आज की रेट में मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए और मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको 6 महीने बाद रिटर्न करूंगा, बट अभी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के शेयर्स जो है रिलायंस की कंपनी में अगर मैं खरीदता हूं, राइट, तो 6 महीने बाद वो जितने के भी होंगे, 1 लाख के शेयर अगर 6 महीने बाद 2 लाख के होगा तो मैं आपको 2 लाख दूंगा। बट वो 1 लाख रुपए के शेयर अगर 40,000 हो गए तो मैं आपको सिर्फ 40,000 दूंगा, मतलब आपका नुकसान हो गया 60,000 का। तो ये गेम होता है डेरिवेटिव्स के अंदर। समझे आप? क्लियर हुई बातें? इकोनॉमिक्स की बातें बहुत आसानी से सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, सब चीज समझ में आएगी, बट फोकस के साथ आपको पढ़ना है। तो डेरिवेटिव्स के 3 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट जो होते हैं बाय और सेल करने के लिए फ्यूचर डेट के, है ना। फिर ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एंड सेल एसेट। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट कर दिया कि फ्यूचर की डेट में हम इसको खरीदेंगे बेचेंगे, जो मैं भी आपको रिलायंस के पॉइंट पे समझा रहा था। एक होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एंड सेल, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है बट ठीक है कि हम खरीद लेंगे बेच लेंगे, बट एकदम बिल्कुल कठोर नहीं कि इसी फलाना डेट को बेचा जाएगा, तो ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक स्वैप होता है, एग्रीमेंट होता है टू एक्सचेंज कैश फ्लो और एसेट बिटवीन पार्टीज, यानी कि मैं तुमसे ये ले लूंगा 6 महीने बाद, अरे भाई गाड़ी गिरवी रखते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी को किसी के पास गिरवी रख दिया, ला भाई 4 लाख रुपए दे, ये मेरी गाड़ी पकड़ मर्सिडीज। अब सामने वाला व्यक्ति बोलेगा देख भाई, अगर इस डेट तक पैसा नहीं मिला तो मैं तेरी गाड़ी कब्जे में कर लूंगा, ये गाड़ी मेरे नाम पे हुई। बस यही होता है स्वैप। कैश फ्लो या फिर एसेट लिखा हुआ है ना, ये एक्सचेंज हो जाता है पार्टीज के बीच में, ऐसा एक एग्रीमेंट होता है। बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं है। फिर पर्पस क्या होता है इंटरनेशनल फाइनेंस का, कि करेंसी से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं ना, तो उसको कम करना।
ठीक है। ऐसे ही फिर हम लोग को जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो देखने को मिलती है, माइक्रो फाइनेंस। अब ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराना लो इनकम इंडिविजुअल या ग्रुप को, उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये माइक्रो फाइनेंस। कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स तो बड़े हो गए, बट रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो माइक्रो फाइनेंस, यानी कि लो इनकम ग्रुप को जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये हम लोग को देखने को मिलता है अक्सर। काफी सारी आजकल तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग को नजर आ रहे हैं, जो हमने करंट अफेयर्स में भी कुछ समय पहले कवर अप किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। माइक्रो लोन, सेविंग अकाउंट्स, गरीब लोगों के लिए इंश्योरेंस, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही एक सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स हम लोग को देखने को मिलता है, एसआईबीज। ये प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं अपफ्रंट कैपिटल सोशल प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि मतलब समाज में कुछ अच्छा करने के लिए ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स होते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर कि हम जो है ये पैसा कैपिटल जो है वो रेज कर रहे हैं समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। होता है ना कई बार लोग, अब आपने वो देखा होगा जैसे केबीसी में सेलिब्रिटीज आते हैं, उन लोग अगर कोई चीज जीतते तो बोलते नहीं है कि हम ये कैंसर पेशेंट को, इस पे जितना भी पैसा हम जीतेंगे वो कैंसर पेशेंट के पास जाएगा। तो वो क्या है, एक वेलफेयर प्रैक्टिस है। तो ऐसे ही बॉन्ड्स के लिए भी होती है। कंपनी अगर कोई पैसा उठा रही है और उसने लिखा है कि ऐसा ही भी सोशल इंपैक्ट बॉन्ड है ये, तो दैट मीन्स कि समाज में कुछ बेहतर करने के लिए बॉन्ड्स उठाए गए। ऐसे ही आजकल ग्रीन बॉन्ड्स भी आ रहे हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो वो ग्रीन बॉन्ड्स जारी करती है। ये सब क्या होता है, ये अट्रैक्शन होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं कि अरे वाह यार, चलो हम कहीं पे पैसा डाल रहे हैं तो दो चीज हो रही है, एक तो उसका रिटर्न तो हमें मिलेगा ही मिलेगा जो हमने पैसा डाला है, प्लस हमारा एक कंट्रीब्यूशन है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है हमारे पैसों से। तो वो भी एक चीज है अट्रैक्ट करने के लिए। और इसका अभी तो बीच में न्यूज भी आई थी कि गलत उपयोग हो रहा है ग्रीन बॉन्ड्स और इन सब चीजों का, दिखाते हैं कुछ और है और करते कुछ और है। तो ये चीज है। अब देखो यार, अ, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंस में अभी कुछ गड़बड़ी हुई थी। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको पता होना चाहिए, पूरी तरह से जो है वो ठप हो गया था, पर्टिकुलरली डेवलप कंट्रीज के अंदर बुरी स्थिति जो है वो आ गई थी। इन लोग का मैनेजमेंट जो है बहुत बुरी तरह से जो है बिगड़ गया था, और एक बहुत बड़ा जो है वो डिप्रेशन हम लोग को मार्केट में जो है वो देखने को मिला। फिर उसके बाद सुधार जो है वो लाए गए आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, जिससे कि और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल जो है वो बनाया गया। ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसको कवर अप करेंगे एक अलग लेक्चर में, आएगा। ये सब टॉपिक्स भी जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट होंगे, क्योंकि हम जो ये अभी 500 प्लस टॉपिक्स की सीरीज चला रहे हैं उसमें ये एक एक टॉपिक भी इंडिविजुअल मिलेंगे जो डेप्थ में आएंगे। फिर इसके अलावा डेट क्राइसिस डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, आपको बताइए वेनेजुला के अंदर हालत खराब हो गई थी। लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए थे, एक दूसरे को मारने के लिए जो है वो खड़े हो गए थे। अर्जेंटीना में क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका में अभी आपने देखा कुछ समय पहले की घटना थी, है ना। हाँ, हमने भी क्राइसिस जो है वो फेस किए थे 1991 में। चाइना का इन्फ्लुएंस आज की डेट में, चाइना जो है मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लोगों लोगों को लोन्स दे रहा है, और उनको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं, उसमें फंसा रहा है, जो मैं कई बार करंट अफेयर्स के लेक्चर में बता चुका हूं कि चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को जो है वो लोन में फंसाकर उनको जो है वो लोन के दबाव में जो है वो बैठा रहा है, कि जिससे कि जब चाहे तब वो उन कंट्रीज का इस्तेमाल कर सके अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। ऐसे ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये चाइना लेड ऑल्टरनेटिव है वर्ल्ड बैंक का, चाइना का ही है। जैसे वर्ल्ड बैंक चलती है ना इंटरनेशनल लेवल पर, तो चाइना ने अपना ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बनाया हुआ है, याद रखना। चाइना का बैंक है ये, एशिया के अंदर फंड्स प्रोवाइड कराने के लिए बैंक है ये। फिर यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुआ था अभी कुछ समय पहले, आपको याद हो, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के सामान के ऊपर कस्टम ड्यूटीज बहुत हाई कर दी थी, है ना। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म डिस्कशन, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जितने भी मुद्दे हैं ग्लोबल लेवल के उसको रिजॉल्व जो है वो कर लिया जाए। तो ये थे कुछ टॉपिक्स गाइस जिसका एक अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया का क्या रोल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंस में। तो इंडिया गाइस एक्टिवली जो है वो सपोर्ट कर रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाया जाए, जिससे कि इंडिया को परमानेंट मेंबर जो है वो बनने का मौका मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया जो है उसका वोटिंग शेयर भी जो है वो इंक्रीज हुआ है इंस्टीट्यूशन के अंदर, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, है ना। इंडिया जो है वो ब्रिक्स का पार्ट है, जो कि एक उभरता हुआ ब्लॉक हम लोग को देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन
के डोमिनेंस को चैलेंज करता है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जो इस पूरे वर्ल्ड मार्केट को जो है वो चला रही हैं, तो उसको चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स है, जिसमें हम भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है ग्लोबल कैपिटल मार्केट का। अपने सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू इंडिया फंड भी इशू करता है। इंडिया जो है वो आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक गाइस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, ना ही सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ट्रेड पॉलिसी और इंडिया का बढ़ता हुआ रोल इंटरनेशनल गवर्नेंस में क्या है, उसको समझने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्लोबल गवर्नेंस में ये हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को अलग एक सेगमेंट में इसलिए रखा है क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो बेसिकली फाइनेंस का है। जैसे आप पूरे टॉपिक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ रहे हो, ये दोनों टॉपिक्स जो हमने रखे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फंड्स, फाइनेंस, करेंसी, ट्रेड, इन सब से होता है मेनली, है ना। बाकी जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उनका ऑब्जेक्टिव डिप्लोमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, इसलिए उसको अपन सेपरेटली कवर अप करेंगे। तो आई होप कि मेरा ये इनिशिएटिव आपको अब अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए बहुत मेहनत करी थी बॉस, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 3-4 महीने तक पूरे पूरे दिन जो है वो उस पर जो है वो लगना पड़ता था। मतलब टीम जो है वो उस पर लगती थी, मैं बीच में जो है वो थोड़ा सा गुल हो गया था क्योंकि बैंक्स वगैरह का मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा था, मुझे बार बार बैंक्स जो है वो जाना पड़ रहा था। बाकी हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से लगी हुई थी। मैंने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया था, और मैंने बस बीच बीच में हिंट देता रहता था आप लोगों को कि यार ऐसा कुछ आने वाला है। मैंने डिस्क्लोज है वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा मानना है कि भाई जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक डिस्क्लोज ना करो। और ये पूरी चीज जो है वो आपके लिए पूरी तैयार हो चुकी है, बन चुकी है, और टीम को जो है वो एलोकेट कर दिया है। रेगुलर बेसिस पर जो है वो आपको नोट्स जो है वो मिलते रहेंगे हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप में, टेलीग्राम के। और आप जो है वो डाउनलोड करते जाइए, पीडीएफ्स को पढ़ते जाइए, सेपरेट नोट्स बनाना है तो बनाते जाइए, वरना इसके प्रिंट आउट जो है वो लेते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, पढ़ते जाइए, राइट। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आपको अगर इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताइएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो मिलूंगा, डिटेल टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद एंड और जय श्री महाकाल।